हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एटलीस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। तो आइए समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर होती क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करे। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिससे हमें यह पता चल पाए कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है और हमारे पास कितना कैश जा रहा है बिजनेस के अंदर। तो इसे कैसे देखा जा सकता है, इसे देखने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हमारे पास बैलेंस शीट होती है, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है जो हमारे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आई होप कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको मतलब समझ आ गया होगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग समझने के बाद हम देखते हैं कि आखिर ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता क्या है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको स्क्रीन पर शो करे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज कैश इनफ्लो, कि कैश इनफ्लो आखिर होता क्या है। कैश इनफ्लो का मतलब हमारे पास जो पैसा बिजनेस के अंदर आता है उसे हम कहते हैं कैश इनफ्लो। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो होता है। जैसा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो होता है। अगर हम शेयर इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, तो हमारे पास क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है। इशू ऑफ डिवेंचर्स, अगर मैं डिवेंचर्स इशू करता हूं तो भी मेरे पास कैश इन होता है। अगर हम डिवेंचर्स को इशू करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली पैसा आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर्स से मेरे पास पैसे आते हैं तो वो भी कैश इनफ्लो का एग्जांपल है। कमीशन रिसीव, किसी भी तरह का हमारे पास मनी आ रहा है उसे हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहां पर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल रहे, हम यहां पर यह देख रहे हैं कि हमारे पास कितना कैश इनफ्लो है और कितना कैश आउटफ्लो। अब ये एग्जांपल थे कैश इनफ्लो के। अब कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश आउटफ्लो क्या होता है? जिसमें हमारे बिजनेस से हमारे पास पैसा बाहर जा रहा है, हम किसी को पे कर रहे हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बिजनेस से पैसा जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगर हम डिवेंचर रिडीम करेंगे तो भी हमारे पास से बिजनेस में पैसा आउटफ्लो होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो उससे भी हमारे पास से क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय ICAI। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। और उसके अंदर बताया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें वो नहीं पढ़ना, हमें कौन सा मेथड पढ़ना है, हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज हम पढ़ते हैं। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 तरह की एक्टिविटीज में कैटेगराइज किया गया है, यानी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 तरह की एक्टिविटीज में हमने पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या किया है, कैटेगराइज किया। आइए एक एक करके हम तीनों एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग का मतलब जो हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस होता है, जो हमारा प्रिंसिपल बिजनेस होता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं अपनी क्लास के अंदर, जैसे शाहरुख खान का मेन काम है एक्टिंग करना, तो उसको मेन काम है जो एक्टिंग, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उसे हम कहते हैं एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा शाहरुख खान ने और भी कई जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, जैसे उसने बैंक में FD करा रखी है तो वहां से उसे इंटरेस्ट आता है।
इसके अलावा उसने दुबई में फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वहां से उसे रेंट आता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल उसने कोई टीम में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे आईपीएल में आपको पता होगा उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से कोई इनकम आती है, लेकिन वो सब उसकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखी है एक बार पढ़ते हैं और फिर इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। यानी जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आती वो ऑपरेटिंग में आती है। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग का मतलब जो हमारी मेन इनकम है, जहां मेन सोर्स है हमारी इनकम का, वहां से जो हमारे पास कैश फ्लो आ रहा है उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए, आइए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंप्यूटर्स इज इट्स रेवेन्यू प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको कंप्यूटर के सेल करने से जो भी रेवेन्यू आता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कोई अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको गुड्स के खरीदने या बेचने से जो भी हमारे पास रेवेन्यू आता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी का मतलब आप समझते हैं जैसे कोई बैंक है, कोई एनबीएफसी है, वो अगर किसी को लोन देता है तो वहां से, या फिर कोई सिक्योरिटीज में परचेज या सेल करता है, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स या डिबेंचर्स के अंदर, तो वहां से जो उसे रेवेन्यू आ रहा है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल दिए हैं मैंने कुछ, आइए देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जो भी आप गुड्स सेल करते हैं, जो भी आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, उससे आपको जो कैश आ रहा है उसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन। फॉर एग्जांपल आपने किसी को अपनी फ्रेंचाइजी दी है, जैसे आपको पता होगा मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बदले फीस चार्ज करता है, रॉयल्टी चार्ज करता है, तो वो भी मैकडॉनल्ड्स की फिर कैसी इनकम हुई, ऑपरेटिंग इनकम, यानी कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स कैसे बनते हैं, जब हम अपने गुड सेल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेटर्स, तो उनसे हमें जो कैश आ रहा है उसे भी हम बोलते हैं कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके अलावा कैश पेड टू परचेज ऑफ गुड्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स, या फिर कैश पेड फॉर वेजेस, सैलरीज या पेमेंट टू एम्प्लॉइज। ठीक है, ये सब हमारी कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक और एग्जांपल दिया मैंने, लाइक कैश रिसीप्ट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, जो उनके पास प्रीमियम आ रहा है, जो वो क्लेम पे कर रहे हैं, वो उनका मेन काम है, तो वो उनकी कैसी एक्टिविटी होगा, वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो आई होप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। कोई भी हम एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं लॉन्ग टर्म, जैसे मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, शेयर्स खरीदे बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, तो इस तरह की अगर कोई हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो हमारी ये कैसी एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, वहां से मुझे रेंट आ रहा है, तो रेंट रिसीव कैसी एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। कोई मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी मेरी कैसी एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या एग्जाम्पल है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन यानी परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। अभी इस नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी अभी बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड है, परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स, जैसे सेल ऑफ सिक्योरिटीज यानी शेयर्स वगैरह को बेचना बाय नॉन फाइनेंस कंपनी।
फॉर एग्जाम्पल एडवांस और लोन मेड टू थर्ड पार्टीज, हमने किसी को लोन दिया है, वहां से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी हमारी कैसी एक्टिविटी हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लिया, अब हम देखेंगे किसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हमारी बिजनेस के अंदर हमारी कैपिटल या बोरोइंग में कोई चेंज आता है, यानी हमारी कैपिटल या तो इंक्रीज होती है या फिर क्या होती है, डिक्रीज, या फिर हमारी बोरोइंग में कोई चेंज आता है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ओनर की कैपिटल में कोई चेंज आता है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको पता होगा कंपनी के अंदर जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल होती है, यानी उसमें इक्विटी शेयर्स भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। या फिर किसमें चेंज आता है, बोरोइंग के अंदर। अब ये सर चेंज आएगा कैसे? अगर हम बात करें कि ओनर्स कैपिटल में चेंज कैसे आएगा, अगर हम शेयर इशू करेंगे तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, या हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। इक्विटी शेयर को तो हम बिजनेस के सबसे एंड में रिडीम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पहले रिडीम होते हैं, तो हमारी कैपिटल में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारी बोरोइंग में चेंज आएगा, तो इशू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। या हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यानी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी बोरोइंग और कैपिटल में चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करा वहां से पैसे आए। जैसे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमने डिबेंचर इशू करा वहां से हमारे पास पैसे आए। जैसे प्रोसीड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, हम अपनी कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है, उसे हम बोलते हैं बायबैक, तो हमने उसके लिए पेमेंट करी है। ठीक, पेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जो हमने अमाउंट बोरो करा था उसकी रीपेमेंट कर दी, उसकी हमने क्या कर दी, रीपेमेंट, तो उससे हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड हम किसको देते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम डिविडेंड पे करते हैं, तो वो भी कैसी एक्टिविटी होगा, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो हम डिवेंचर इशू करें उनको आपको पता होगा हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और इंटरेस्ट चार्ज होता है। जब हम पार्टनरशिप का चैप्टर भी पढ़ते थे तब हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो चार्ज होता है। तो जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिवेंचर होल्डर को, वो हमारा क्या होता है, कैश आउटफ्लो, और कैसी एक्टिविटी हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। आइए अब हम बात करते हैं आगे। हमने समझ लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमने समझ लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने समझ लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी को हमने अच्छे से समझ लिया कि इससे कैश इनफ्लो क्या होता है और कैश आउटफ्लो क्या होता है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ पर सिर्फ कैश का मतलब सिर्फ प्योर कैश नहीं है, यहाँ पर हम कैश की जगह बैंक भी कह सकते हैं। यहाँ पर कैश का मतलब कैश आप तो पता चल गया, लेकिन सर ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? जो बहुत ज्यादा लिक्विड हो, जिसको हम कैश में बहुत ही ज्यादा जल्दी कन्वर्ट कर सकें, उसे हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। जैसे एग्जांपल्स, जैसे कैश, कैश तो हमारा बहुत ही ज्यादा लिक्विड होता है। बैंक, बैंक में आप कभी भी जा सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो बैंक इज ऑल्सो कैश इक्विवेलेंट। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये वो डिपॉजिट है जो आप कभी भी जाके बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। चेक इन हैंड, आपके पास चेक पड़े हुए हैं, आप उसे बैंक में डालेंगे, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे विद इन 3 days 4 days और मे बी विद इन 1 week, तो ये भी क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स वगैरह में, तो आप शेयर्स कभी भी सेल कर सकते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट है, आप आज सेल करेंगे, परसों आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ हमने कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करी है। करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या मतलब हुआ, करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो, तो करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या मानते हैं, इसे हम मानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप याद रखना, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और अगर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है और कुछ भी नहीं बताया, तो वी ऑलवेज अज्यूम इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑलराइट, तो आई होप आपको तीनों का मतलब समझ आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, एंड कैश इक्विवेलेंट भी अब हमने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें आगे बताया है कि सबसे पहले फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है और नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है। अक्सर हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनेंस कंपनी कौन सी है और नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी है, और किस कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होगा और किसके लिए कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं होगा। आइए इसके बारे में ज़रा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंसिंग कंपनी की, यानी फाइनेंशियल कंपनीज की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फाइनेंशियल कंपनीज, ये नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हो तो आप ये डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए, फाइनेंशियल कंपनी मींस बैंकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुए, आप देखिए स्क्रीन पर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज कैपिटल, एसएमसी, एंजल ब्रोकिंग, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डीएलएफ लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। ये सारी कैसी कंपनी है? ये सारी फाइनेंशियल कंपनीज है। ये किस में डील करती हैं? शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, लोन देना, लोन लेना, ये इनका मेन काम है। बैंक का मेन क्या है, काम क्या है? लोन देना, लोन लेना। इंटरेस्ट उनकी, उस इंटरेस्ट अगर बैंक ने कमाया, बताइए कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन इंटरेस्ट मान लो कोई नॉन फाइनेंस कंपनी ने, कोई दूसरी कंपनी ने इंटरेस्ट कमाया, तो वो कैसी एक्टिविटी है? वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे फॉर एग्जांपल जेपी इंफ्राटेक को अगर रेंट मिला है तो उसका मेन काम ही क्या है? घर बनाना, बेचना। तो रेंट अगर उसे मिल रहा है तो वो कैसी एक्टिविटी हुआ? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। लेकिन अगर कोई और कंपनी है, डाबर, उसको अगर रेंट मिल रहा है तो उसके लिए वो कैसी एक्टिविटी है? वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑलराइट, आइए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए? फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो आप हमेशा क्या मानेंगे? कौन सी कंपनी हमें बताई गई है? नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी का मतलब जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब जो शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, इंटरेस्ट में, इसमें डील कर रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कौन सा होगा? जैसे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज बेच के जो पैसे आए। डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, इसके लिए कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। वहीं अगर नॉन फाइनेंस कंपनी होती, उसको अगर डिविडेंड मिलता तो वो कैसी एक्टिविटी होता? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ग्रांटेड, अब ये फाइनेंस कंपनी है, यहीं अगर नॉन फाइनेंस कंपनी होती तो उसको अगर इंटरेस्ट मिल रहा होता तो वो कैसी एक्टिविटी होता? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता। पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, सैलरी वगैरह जो हम एम्प्लॉइज को पे करते हैं, तो सभी के लिए कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए मैंने दिया, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर फाइनेंशियल कंपनी एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। अब जो हम डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड किसको पे करते हैं? जो हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करते हैं। जो हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करते हैं उससे हमारी क्या होता है? शेयर कैपिटल में चेंज आता है, शेयर कैपिटल बढ़ती, उस पर जो डिविडेंड हम पे करते हैं, आप बताइए कैसी एक्टिविटी होगा? ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। अब चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों के लिए डिविडेंड पे करना कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिविडेंड पे करना चाहे फाइनेंस कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी हो, दोनों के लिए कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऑलराइट, अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेते, यानी हम इसे क्या मानते हैं? हम इसे मानते हैं नो फ्लो, या आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती ही नहीं है, यानी जिससे हमारे पास ना कैश इनफ्लो हो रहा है ना कैश आउटफ्लो हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं नो फ्लो। जैसे इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने शेयर इशू करे या डिबेंचर इशू करे, किसके बदले? मैंने मशीनरी खरीदी किसी वेंडर से, उसके बदले उसे शेयर दे दिए, बार्टर सिस्टम। क्या मेरे पास कोई कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? नो। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स और अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर दिया? शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट कर दिया, ना कैश इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, आपको पता है बोनस शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इसमें हमारे पास ना कैश इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश हमने बैंक में जमा कराया,
तो सर आप सोचोगे कि सर ये तो कैश आउटफ्लो हो गया। नो, मैंने अपनी एक पॉकेट से पैसा निकाला और दूसरी पॉकेट में पैसा डाल दिया। आप ही बताइए क्या ये कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? मेरे पास से तो पैसा गया नहीं, मैंने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा डाल दिया तो क्या कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ क्या? नो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर मैंने कैश क्या किया, विड्रॉ करा बैंक से, तो मेरे पास ही है ना पैसा, बैंक अकाउंट भी मेरा, कैश भी मेरा, तो नो फ्लो। परचेज एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये भी हमारा नो फ्लो। अब आइए समझते हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस फॉर्मेट को। ये फॉर्मेट ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें इस पूरे फॉर्मेट को यूज़ करके अपना सोल्यूशन निकालना होगा। तो अगर आपने इस फॉर्मेट को समझ लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इस फॉर्मूले को रट्टे लगाते हुए, तो फिर काफ़ी डिफिकल्टी होती है। लेकिन आइए इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को हम ज़रा समझते हैं, तो फिर हमें इसको करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी अगर हमने इस फॉर्मेट को समझ लिया। तो देखिए, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अगर आप नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो चल जाएगा, बट हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इतना लिखना तो मैंडेटरी है। ठीक, उसके बाद हम देखिए, ये आपके बुक में भी आपके पास फॉर्मेट होगा, अगर आप देखेंगे पेज नंबर मेरे को तो एग्जैक्ट पता नहीं है, आप एक बार देखिएगा अपनी बुक में, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, टी.एस. गिरेवाल या डी.के. गोयल, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटी में बांटा गया है। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हालांकि मैंने इसके नोट्स भी आपको दिए तो आप वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले तो हमने क्या करा, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 बुलेट पॉइंट्स बना दिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक एक करके समझते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसको कैसे बनाएंगे, एज पर वर्किंग नोट। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको निकालना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना। अब ये कैसे निकाला जाता है, देखिए मैंने इसके लिए वर्किंग नोट बनाया हुआ है। क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए आप सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए। अब ये नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको याद होगा हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट में जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, कंपनी भी अपना जो P&L अकाउंट बनाती है वो तो एज पर शेड्यूल 3 बनाती है, लेकिन जो उसमें सबसे आखिरी में हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, यानी ये भी कह सकते हैं आप कि जो आपको नेट प्रॉफिट आपको दिया है कहां पर, आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो ट्रांसफर हुआ है उस प्रॉफिट को लेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ये बैलेंस आपको कहां दिया होगा, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारे पास होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आपके पास दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L करेंगे, उसमें हम कुछ आइटम्स ऐड करेंगे। आइटम्स कौन कौन से ऐड करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि उससे कोई भी हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होता। ठीक, तो ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे। डिविडेंड पेएबल, या फिर आप कह सकते हैं प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है तो उसे भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड पे करना आपको पता है ना कैसी एक्टिविटी है, डिविडेंड पे करना हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसी तरह से अगर आपको इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, नोट करिएगा प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का है लेकिन इंटरिम डिविडेंड इस साल का है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो इसी साल अनाउंस हुआ और इसी साल पे हुआ, उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स है, अगर किसी भी तरह का प्रोविजन बनाया है हमने प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन कौन से साल का, करंट ईयर का, उसे हम क्या करेंगे, उसे भी हम प्लस करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारे डेबिट है कहां पर, P&L अकाउंट में, तो उसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं अभी ऑपरेटिंग। कोई भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा उसे हम हटा देंगे, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा डला होगा तो उसे हम वापस क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे।
इस तरह से अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी तो उसे भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि अभी हम ऑर्डिनरी इनकम निकाल रहे हैं, मेन लाइन ऑफ बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं। तो कोई भी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है उसे हटाओ, यानी उसे माइनस करो। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा है तो उसे वापस ऐड बैक करो। अगर कोई रिफंड मिला है हमें टैक्स का तो उसे भी हम क्या करेंगे, अभी माइनस करेंगे, क्योंकि रिफंड भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। तो ये हमारा कैसा आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसे हम कहाँ पुट करेंगे, जो भी हमारे पास फिगर आएगी इसे हम सबसे ऊपर यहाँ पर पुट कर देंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो एडजस्टमेंट होंगी या तो नॉन कैश या तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, यानी वो एडजस्टमेंट्स या तो फिर नॉन कैश होंगी या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की होगी। जैसे कुछ आइटम्स ऐड किए जाएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन आपको पता होगा क्यों ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन से हमारा कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता, तो इसलिए हम इसे वापस क्या करते हैं, ऐड बैक। सिमिलरली गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क के ऊपर अगर कोई अमोर्टाइजेशन है तो उसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इससे भी हमारा कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सर इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, कोई भी अगर अंडरराइटिंग कमीशन हमने पे करी है, शेयर इशू एक्सपेंस करें, वो भी हमारा कैसा पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो उसे यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई एसेट हमने 1 लाख की खरीदी थी और हमने आज उसे 80,000 में बेच दिया, तो हम तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अगर पीएनएल में आपने डेबिट करा है लॉस, तो उसे वापस क्या करोगे, ऐड करोगे। और जो भी सेल करके एसेट को पैसे आए हैं उसे आप क्या करोगे, उसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आप कोई भी प्रोविजन वगैरह बनाते हैं तो आपको पता होगा प्रोविजन से हमारा कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता, तो इसलिए उसे भी वापस क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और लेस कौन कौन से आइटम किए जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, क्या ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस। जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, रेंट मिला है, इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमें कोई प्रॉफिट हुआ सेल फिक्स एसेट को बेच के, तो हम तो यहाँ तो सेल परचेज लेते हैं, कोई प्रॉफिट लॉस कोई पीएनएल अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं। उसके बाद डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम कहां पहुंच जाएंगे, सबसे पहले हमने लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें कुछ आइटम हमने ऐड करे, कुछ आइटम हमने क्या करे, लेस करे, और फिर हम पहुंच गए कहां पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में चेंज आएगा, जो भी इंक्रीज डिक्रीज आएगा, उसके इफेक्ट को देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए इधर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास लास्ट ईयर स्टॉक था 1 लाख रुपए का और इस साल स्टॉक है 50,000 रुपए का। लास्ट ईयर था 1 लाख का, इस साल है 50,000 का। तो इस 50,000 कम हो गया, कैसे कम हो गया, क्योंकि हमने सेल कर दिया। और अगर सेल कर दिया तो बताइए कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, सर कैश इनफ्लो होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं डिक्रीज इन स्टॉक कैश इनफ्लो है, और इसे प्लस करेंगे। देखिए डिक्रीज इन स्टॉक ये हमारे लिए प्लस करेंगे, क्योंकि ये कैश क्या है, इनफ्लो है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल का। लास्ट ईयर मेरे पास डेटर्स थे 2 लाख रुपए के, और इस साल मेरे पास डेटर्स हैं केवल 50,000 रुपए के। लास्ट ईयर 2 लाख के डेटर्स थे, इस साल 50,000 के डेटर्स हैं। तो बीच में जो ये 1.5 लाख रुपए गए, ये कहाँ गए, इसका मतलब मान लो ये मुझे पैसे मिल गए 1,50,000। तो ये क्या ये मेरे लिए कैश इनफ्लो होगा, यस कैश इनफ्लो होगा। तो इसे मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसे मैं माइनस करूंगा। मेरे अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं इसे क्या करूंगा, माइनस करूंगा। देखिए लेस आइटम्स में लेस करके दिखाया हुआ है। उसके बाद और समझते हैं क्रेडिटर्स का। आप करंट लायबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर क्रेडिटर्स थे 70,000 और इस साल क्रेडिटर्स हैं 20,000। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में मेरे पास क्रेडिटर्स थे 70,000 और इस साल मेरे पास क्रेडिटर्स है 20,000। तो इसका मतलब 50,000 रुपए कम हो गए। कैसे कम हो गए, क्या मैंने अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया? अगर पे कर दिया तो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इसका मतलब कैश इनफ्लो है। तो इसका मतलब अगर मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स, तो ये मेरे लिए क्या होगा, लेस आइटम। वहीं अगर
इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हो रहा है मेरे पास, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए प्लस आइटम में आएगा, प्लस में दिखाएंगे मुझे, ठीक है। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के लिए आप इस तरीके से, एक रूल भी मैंने यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक रूल भी मैंने यहां पर शो करा है, देखिए ये जनरल रूल है, अगर आप समझते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लीड्स टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी मैं इसको सिंप्लीफाई वे में लिख देता हूं, अगर आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कैश आउटफ्लो, आप माइनस करेंगे, और अगर आपका करंट एसेट्स कम हो रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आपका करंट लायबिलिटी कम हो रहा है तो आप इसे क्या करेंगे, माइनस, और अगर आपका करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आप इसे क्या करेंगे, प्लस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए वापस चलते हैं अपने फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को अच्छे से समझते हैं। तो ये हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जो भी हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उसे हम क्या कर देंगे, माइनस। इनकम टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर का है, हमें अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों साल का दिया है, इस साल का भी और पिछले साल का भी, तो जो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर इनकम टैक्स पेड के अंदर, और जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे हम क्या करेंगे, प्लस, कहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर, यहां पर देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखिए यहां पर हम इसे प्लस करेंगे करंट ईयर वाले को। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम कैसे निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, वो एक्टिविटीज होती है जो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होती हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, हमें जो भी हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, लाइक पेमेंट आइटम्स लाइक इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर। इस तरह की अगर हमारे पास कोई पेमेंट हो रही है, कोई एसेट्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, कोई भी रेंट हमें मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सारी हमारी कैसी एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। कैश इनफ्लो प्लस करेंगे और कैश आउटफ्लो माइनस। बहुत ईजी है, कोई भी ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसा मैंने पहले बताया था, कोई भी अगर कैपिटल में चेंज आ रहा है या बोरिंग में चेंज आ रहा है तो उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लेते हैं। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, जैसे आइए समझते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको करंट लायबिलिटीज का पार्ट समझ लेते हैं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इसे हम कहां पर लेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लेंगे। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड या बोथ ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड या लोन हम पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं, या शेयर इश्यू एक्सपेंस या अंडरराइटिंग कमीशन जो हमने ऑपरेटिंग में ऐड भी किया था, पेमेंट ऑफ फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, ये सब हम क्या करेंगे, पेमेंट्स जितनी भी है माइनस, और प्रोसीड्स जितनी भी है, इनफ्लो है, उसे हम क्या करेंगे, प्लस। ये तीनों एक्टिविटीज का सम करेंगे और हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे गलती से इक्विपमेंट लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑलराइट, तीनों एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं बिगनिंग में जो भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और हमारे पास आंसर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये था पूरा फॉर्मेट। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। अब आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हमें एक दो एडजस्टमेंट्स दी होती हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? प्रपोज डिविडेंड आपको पता होगा, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो भी बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, जो भी डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग, उसके अंदर डिविडेंड को प्रपोज करते हैं।
कि हम इस साल इतना डिविडेंड देना चाहते हैं डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग के अंदर। फिर वो उस प्रपोजल को लेकर जाते हैं शेयर होल्डर्स के पास, और कहाँ पर लेकर जाते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एजीएम। तो एजीएम के अंदर अगर शेयर होल्डर उस डिविडेंड को अप्रूव कर देते हैं तो वही हमारा फाइनल डिविडेंड हो जाता है। तो हालांकि अगर इस साल कोई भी डिविडेंड प्रपोज किया गया, क्या वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है? नो, जब तक डिविडेंड एजीएम के अंदर डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो फिर इसका प्रपोज डिविडेंड का हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट होगा? अगर हमारे पास कुछ भी प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का दिया गया है तो उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो नो इफेक्ट इज गिवन टू प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर। अगर इस साल का आपको प्रपोज डिविडेंड दिया है तो आप उसे क्या करोगे, इग्नोर करोगे, उसे हम रिकॉर्ड करते ही नहीं। प्रपोज डिविडेंड अगर आपको पिछले साल का दिया गया है, लास्ट ईयर का, तो आपको पता होगा ये सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर ऐड किया जाता है, और इसे माइनस करेंगे कहां पर, इसे हम माइनस करेंगे कहां पर, इसे हम माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसे हम माइनस करेंगे कहां पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। Proposed dividend is of previous year is shown as outflow, assuming cash that shareholders have approved the proposed dividend as it was recommended। तो इसे हम जो प्रपोज होगा पिछले साल का उसे हम माइनस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और इसे प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। इंटरिम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? इंटरिम डिविडेंड भी हमारा क्या होगा, इसे भी हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, और क्या करेंगे, आउटफ्लो में दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि डिविडेंड पे करना हमारी कैसी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का है उसे हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर का है उसे हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड के में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में। लेकिन हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट में भी बताया हुआ है कि हमने इनकम टैक्स पे करा है कुछ अमाउंट, या फिर हमने प्रोविजन बनाया है कुछ अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। उसके बैलेंसेस डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। फिर हमें या तो प्रोविजन का हमें कितना हमने प्रोविजन बनाया है वो दिया होगा, तो हम बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लेंगे, हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे टैक्स पेड। या फिर हमें टैक्स पेड दिया होगा तो हम बैलेंसिंग फिगर किसे निकाल लेंगे, प्रोविजन जो भी हमने बनाया है। और प्रोविजन क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए, प्रोविजन जो हमने बनाया ये ऐड हो जाएगा कहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, और जो भी हमने टैक्स पे करा है ये माइनस हो जाएगा कहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में। आई होप प्रोविजन फॉर टैक्स आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल देखिए जब भी इंक्रीज होती है गुडविल की वैल्यू, लास्ट ईयर गुडविल 1 लाख रुपए की थी, अब गुडविल है 1,50,000 की, इसका मतलब परचेज ऑफ गुडविल, और ये हमारी कैसी एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। लेकिन वहीं अगर गुडविल की वैल्यू लास्ट ईयर थी 1 लाख, इस साल है 50,000, कम हो रही है, तो हमारे लिए एक तरह से गुडविल अमोर्टाइज है, और अमोर्टाइज को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। फिर नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमने डिस्कस कर ही लिया। अब कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चन में फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। हमें क्या दिया होता है, हमें फिक्स एसेट अकाउंट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दी होती है, तो हम फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हैं एट WDV। एट WDV मतलब जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, जो भी बोला होगा उसको ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, देखेंगे हमें सेल के बारे में बताया या लॉस के बारे में बताया या प्रॉफिट के बारे में बताया, जो जो फिगर्स दिए इस अकाउंट में डालते जाएंगे, और फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। या तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास परचेज निकल कर आएगी, या फिर हो सकता है हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल कर आए, वो हमें हर क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर डेप्रिसिएशन दिया है क्रेडिट साइड पर तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर सेल होगी, और डेबिट साइड पर अगर गेन दिया हुआ है तो फिर डेबिट साइड में हो सकता है बैलेंसिंग फिगर परचेज होगी। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर लैंड की वैल्यू, लैंड लास्ट ईयर था 2 लाख रुपए का, इस साल है 1,50,000 का, यानी लैंड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले था 2 लाख रुपए, इस साल है 1,50,000। तो आप बताइए ये जो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू डेप्रिसिएशन हुआ है या सेल हुआ है? ये जो डिक्रीज हुआ है ये ड्यू टू सेल हुआ है। क्यों? क्योंकि लैंड के ऊपर आपको पता होगा, लैंड के ऊपर हम कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। लैंड इज
लैंड की जो लाइफ होती है वो इनफाइनाइट होती है और लैंड के ऊपर हम कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, तो इसलिए जो भी लैंड की वैल्यू अगर कम होती है तो उसे हमेशा क्या मानते हैं, सेल मानते हैं। आइए आगे चलते हैं। कई बार हमें फिक्स एसेट अकाउंट बनाना होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी हमें ओरिजिनल कॉस्ट भी दी होती है और हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया होता है। तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, दोनों के बैलेंसेस डालेंगे, फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस, फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, जो भी हमने सेल करी है वो यहाँ पर दिखाएंगे और जो भी हमने परचेज करी है वो यहाँ पर दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, कई बार ये बैलेंसिंग फिगर आती है और प्रॉफिट अगर कुछ हुआ है तो वो डेबिट साइड पर आएगा, लॉस हुआ है तो वो कुछ क्रेडिट साइड पर आएगा। ऐसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम बैलेंस डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। जो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन हमें दिया होगा वो कहाँ पर आएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। अब ये क्या है, ये जो हम एसेट बेच रहे हैं उसका आज तक का डेप्रिसिएशन है, ये कहाँ पर आएगा, ये दोनों अकाउंट में आएगा। आप ध्यान से देखिए, ये अकाउंट ये यहाँ पर भी आएगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। देखिए ये बैलेंस कहाँ पर आएगा, दो जगह आएगा। ये देखिए ये बैलेंस दो जगह आएगा, जो भी हम एसेट बेच रहे हैं उसका आज तक का डेप्रिसिएशन दो जगह पर आएगा। ठीक, तो आप इस तरह से इन दो अकाउंट्स को बनाएंगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला है तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, जो भी सेल हुआ है वो डालेंगे और जो भी परचेज हुआ है वो भी डालेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर आती है तो परचेज बैलेंस आ सकता है। ठीक, तो इस तरह से सिमिलर पैटर्न पे हम फिक्स एसेट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ पूरा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया। अब आप इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का अब डिस्कस कर लिया है, सारा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है, सारी तरह की एक्टिविटीज डिस्कस कर ली है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्कस कर लिया है। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। आई होप आपका पूरा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज हो गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैप्पी लर्निंग।